डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का। ये है आपका ज्योग्राफी का ग्लेशियर्स, लेसन नंबर 20 ग्लेशियर्स, जिसको हिंदी में हिमनद बोलते हैं। और यदि कि मैं पढ़ा रहा था आपका हिमालयन श्रेणी अभी मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा वन बाय वन। लेकिन हिमालयन श्रेणी स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ बताना उचित समझता हूँ, एक ग्लेशियर्स और दूसरा एवरेस्ट। जितने आपको पर्वत हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो इन दोनों का मैं क्लास लूँगा। उसके बाद में ट्रांस हिमालयन से फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। कारण क्या है, क्योंकि ये सब वर्ड मैं यूज़ करूँगा उस श्रेणी के बीच में, तो फिर आपको फिर समझ में आएगा ग्लेशियर्स क्या नहीं है। तो ग्लेशियर्स मैं पहले बताता हूँ। ग्लेशियर्स आज का टॉपिक चलेगा ग्लेशियर्स। तो चलते हैं, वेलकम टू ग्लेशियर्स। और वेलकम, ये हमारा ग्लेशियर्स का सीन है हमारा। और ग्लेशियर्स को बताने से पहले आप ये देखिए उसका डेफिनेशन, वो ग्लेशियर्स है क्या। देखिए इधर, ये माले पर्वत है ना। और ग्लेशियर्स का जो ये होता है, मतलब इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा होता है। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ का टुकड़ा, बहुत बड़ा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा। और टुकड़े का जो लेंथ समझ जाइए कि जो इस तरह का देखा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर का लेंथ होता है, लंबाई। और चौड़ाई अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में, 2 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई है। और 4 से 5 किलोमीटर तक लंबा इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा, समझ सकते हैं। और इतने बड़े बर्फ के टुकड़े को आइस क्यूब तो कहेंगे नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। और यही ग्लेशियर्स जब गर्मी पड़ती है भारत में, तो गर्मी के बाद बरसात आता है। और इसी बर्फ़ के जो हिमालय पर्वत है, तो ये क्या है ना कि बर्फ़ हल्का हल्का पिघलते रहता है, क्योंकि ढलान पे है ना, हल्का सा ढलान है, फिर ढलान है, फिर ढलान है, फिर ढलान है। क्या होता है कि जो धूप पड़ता है गर्मी के कारण, ये क्या ग्लेशियर्स क्या होता है, पिघलता है। अब पिघलने से, और वहीं पे आपका जितने नदी का उद्गम स्थल है, बड़े बड़े नदी का उद्गम स्थल आपको ग्लेशियर्स में ही है। और गंगोत्री जो है, गंगोत्री भी क्या है, एक ग्लेशियर्स है, वो भी एक हिमनद है। और ये बर्फ़ के पिघलने से ही जो वाटर, जैसे मान लीजिए पूरे साल में आपका 8 से 10 सेंटीमीटर पिघलता है, 8 से 10 सेंटीमीटर, समझिए इस चीज़ को। जो पिघलता तो पानी, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़, आप एक बर्फ़ लीजिए और यहाँ पे बर्फ़ रख दीजिए, और उसके बाद मान लीजिए बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी गिरेगा, गिरेगा ना। वही है ग्लेशियर्स, यानी बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है और ढलान के कारण और पिघलता है, जिसके कारण जो नदी उद्गम स्थल है थोड़ा सा नहीं निकलता है और धीरे धीरे वो नदी का रूप लेते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। तो यही है ग्लेशियर्स। और ग्लेशियर्स में एक स्नो लाइन होता है। स्नो लाइन का मतलब, स्नो लाइन का मतलब क्या है। स्नो लाइन मतलब होता है कि एक लाइन जो कि भारत के नक्शा पे, मान लीजिए नक्शा पे खींचा गया है, और नक्शा पे खींचा जाने, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि, सॉरी, है ना। अभी इसमें क्या होगा कि ये हाइट, किस हाइट पे, पृथ्वी के किस, मतलब भारत है, मान लीजिए भारत के किस हाइट पर कहाँ पे स्नो लाइन होगा। और स्नो लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि उस लाइन के बाद वो बर्फ़ जमना शुरू होता है। समझ में आ रहा है। इस लेवल के बाद, यानी भारत के जो, जैसे मान ली धरती है, यहाँ से कितने हाइट के बाद हमारा बर्फ़ जमना शुरू होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 किलोमीटर के बाद है, वहाँ पे वो थोड़ा सा और हाइट है, तो वहाँ से कितना होगा, 3.5 किलोमीटर। फिर वहाँ पे, तो सभी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग हाइट का स्नो लाइन बनाया गया है। और उसी स्नो लाइन के बाद आप समझ जाइए उसके ऊपर क्या होता है, स्नो जमता है। यहाँ भी उसी प्रकार है, ये एक स्नो लाइन होता है। और स्नो लाइन जो उत्तर भारत में है, जो यानी कश्मीर की तरफ काराकोरम रेंज, वहाँ पे 3.5 किलोमीटर के हाइट पे मिलता है। और वही आपको इधर जब चले आएंगे, किधर, नॉर्थ ईस्ट में,
तो वहाँ पे आपको 2.5 किलोमीटर तक 2500 मीटर के हाइट पर स्नो लाइन होता है। और उसी के ऊपर यानी हिमनद तो सबसे ऊपर होता है और उसी के पिघलने से नदी का रूप निकलते, ये चीज़ आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग ग्लेशियर्स क्या है, कहाँ पे है, कौन कौन ग्लेशियर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्लेशियर्स सबसे पहले देखिए, हमारा जो काराकोरम रेंज है, ये क्या है, काराकोरम रेंज। हाँ, काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज ये आपका इधर मिल जाता है पामेर नोट में, और इधर मिल जाता है कैलाश पर्वत तक। इसका पूरा काराकोरम के श्रेणी का विस्तार है, ऊपर पामेर नोट तक, इधर आपका कैलाश पर्वत तक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सारा ये सब ये है हमारा ग्लेशियर्स। और यहाँ पे देखिए बतूरा है ना, ये बतूरा, ये भी ग्लेशियर्स है। और इतना बड़ा देख रहे हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर्स अब माना जाता है सियाचिन। सियाचिन भी क्या है, पूरा ये ग्लेशियर्स है। बाल्तोरा यहाँ पे है, चोकोलुग्मा यहाँ पर है, और यहाँ पे हिस्पर है, और यहाँ पे सियाचिन है। ये सारा हमारा हिमनद है, ग्लेशियर्स है। अब वहाँ पे आ जाइए, आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट है। लेकिन यहाँ से ऊपर अगर जाएंगे ना, ये वाला पार्ट, तो पूरा पीओके में पड़ता है। काराकोरम का मेन श्रेणी देखिए, ये जो हरा से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, ये हमारा केटू है। भारत भूमि का सबसे लंबा हाइट, सबसे ऊंचा हाइट वाला हमारा केटू है, गॉडविन अस्टीन, जो कि, लेकिन ये हमारा भारत भूमि होने के बावजूद, देखिए भारत भूमि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये चाइना के, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसके अंतर्गत ये आता है केटू। अब यहाँ पे केटू क्या है कि केटू इधर गया, यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट आपका पड़ जाता है पाकिस्तान में, पीओके में। और पीओके पड़ता भारत में, लेकिन पीओके का हिस्सा पाकिस्तान ने भी ऑक्युपाई कर रखा है। इसलिए केटू भारत में रहने के बावजूद हम लोग बोलते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है कंचनजंगा के, जो कि सिक्किम में है। और इसकी हाइट सबसे हाइट रहते हुए फिर भी नहीं कर सकते हैं। देखिए स्नो लाइन क्या है, एक हमारा हिस्पर हो गया, एक बतूरा हो गया जो कि सबसे टॉप पॉइंट पर है, खार्दोपिन है, सियाचिन है, उसके बाद देखिए बाल्तोरा है, फिर चोकोलुग्मा है। ये सब क्या है, हमारा ग्लेशियर्स है। और एक गंगोत्री है आपका, किधर, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पड़ेगा गंगोत्री, मिलम ग्लेशियर्स, पिंडारी ग्लेशियर्स। ये सारे क्या है, आपको ग्लेशियर्स, हिमनद है। और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर्स, इसी हिमनद में, इसी ग्लेशियर्स में सबसे हाइट आपका कामेट है। अब पूछिए सर ये इसी के बीच में क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि बर्फ का टुकड़ा, ग्लेशियर्स क्या है, बर्फ का टुकड़ा। अब बर्फ के टुकड़े सबसे ऊपर लेवल पे है, तो जो सबसे हाइट जिसका सबसे ऊपर है उसको हम लोग पर्वत बोलते हैं, और ग्लेशियर्स के ऊपर ही हमारा पर्वत सबसे टॉप लेवल पे है। समझ आया, जिस ग्लेशियर्स का हाइट ज़्यादा होता है और उसी में सबसे जो ऊंची चोटी होती है उसका नाम आपका कामेत है। फिर यहाँ पे नंदा देवी है, नंदा देवी बहुत ज़्यादा हाइट ऊपर है। समझ में आ रहा है। तो नंदा देवी का भी हाइट अगर देखा जाए तो नंदा देवी का हाइट आपको कम से कम 7817 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है, नंदा देवी 7817 किलोमीटर, तो इस सबका हाइट है। तो उसको मैं अगले चैप्टर में डील करूँगा। फिलहाल इस चैप्टर में आपको ग्लेशियर्स में लिखा देता हूँ, कौन ग्लेशियर्स का कितना लेंथ है और किस श्रेणी में पड़ता है। देखिए इधर, ये तो आपको लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन इसी प्रकार होगा। आप इसको याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लोकेशन के लिए याद रखिएगा। ये लद्दाख और लेह है, और यहाँ ये लद्दाख में देखिएगा इंडिया कोल्डेस्ट प्लेस, भारत के सबसे ठंड वाली जगह जो है द्रास, जो यहाँ पे लद्दाख में है। और इसी प्रकार आपको बस याद रखना है कि लद्दाख, लेह, लद्दाख और जास्कर, फिर पंजाल, सब श्रेणी इधर ऐसे से आते जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो मैं वो अगले चैप्टर, वो जब आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय में बताऊंगा, फिर मिडिल हिमालय बताऊंगा, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आप समझिए इसको, एक हिस्पर, चोकोलुग्मा, बाल्तोरा, सियाचिन, खार्दोपिन, बतूरा, गंगोत्री, मिलम और पिंडारी, ये सब क्या है, ग्लेशियर्स। इसका नाम याद रखिएगा और इसका मैं लिस्ट लिखा देता हूँ, आप
देख के और उसको समझ जाइएगा। देखिए जैसे मैंने अभी नक्शा में बताया था, मैप में बताया था, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिया है। एक सियाचिन है जो काराकोरम में है। काराकोरम ये क्या है, रेंज, श्रेणी। देखिए इधर ये नेम हो गए, यदि आप देखिए इसको अच्छा से, ये नेम है और ये रेंज है और ये लेंथ है ना। अब ये देखिएगा, ये जो नेम है यानी ग्लेशियर का नाम है, और ये रेंज मतलब श्रेणी जिसको बोलेंगे, श्रेणी, और ये लंबाई, और ये नाम। इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स, इसको हिमनद बोलते हैं। और ये जितने भी जितना मैंने लिस्ट में लिखा है, ये काराकोरम रेंज का लिखा हुआ है। काराकोरम श्रेणी में जितने आते हैं ग्लेशियर्स इम्पॉर्टेंट सबसे मैक्सिमम हाइट का, तो वो मैंने लिखा है। एक सियाचिन याद रखिएगा, सियाचिन को याद रखिए, सचिन। सचिन कितना एज उसका कितना है, 76 वर्ष। सचिन 76 वर्ष। बाल्टोरा, सॉरी बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो। बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो, ये तीन चीज एक साथ याद रखें। बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो। बाल हिस बिया, बाल हिस्बिया और बथूरा, चोकोलुग्मा, खार्दोपिन। ये 7 जो लिस्ट है आपका काराकोरम श्रेणी का है, जो कि सबसे हाइट लेंथ मैक्सिमम ज़्यादा सियाचिन ग्लेशियर का है। बाल्टोरो का 63 किलोमीटर, हिस्पर का 61 किलोमीटर और बियाफो का 62 किलोमीटर, फिर बातुरा का 58 किलोमीटर, चोकोलुग्मा का 38 किलोमीटर और ये खार्दोपिन का 41 किलोमीटर। ये इस प्रकार आपको याद रखना है। यदि देखिए लेंथ वगैरह नहीं आता, लेकिन एक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, बेटर होगा। सबसे ऊपर सियाचिन, और ये सारा श्रेणी का है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित जैसे बियाफो जो हिमनद है वो किस श्रेणी में आता है, श्रेणी का नाम दिया रहेगा, कुमाऊं, हिमालय, काराकोरम, तो उस वो किस श्रेणी में आएगा। तो आपको ये याद रखना कि ये काराकोरम श्रेणी का सियाचिन है, बाल्टोरो है, बियाफो है, बातुरा है और हिस्पर, चोकोलुग्मा, खार्दोपिन। तो 20 याद रखें, बाल्टोरो, बियाफो और बतुरा। बाल्टोरो, बियाफो, बल्तुरा, ये तीनों बी से स्पेलिंग है, और उसके बाद सी से चोकोलुग्मा, और उसके बाद एच से है हिस्पर, उसके बाद के से है खार्दोपिन। याद रहेगा, बी क्यू सी एच के एस। कैसे याद रखिएगा, बी क्यूब चेक्स, क्या याद रखिए, चेक्स। चेक्स मतलब जानते हैं बैंक का चेक होता है, पासबुक चेक, तो याद रखिए बी क्यूब चेक्स। तो बी क्यूब चेक्स कैसे देखिए, बाल्टोरा, बियाफो एंड बतुरा, बाल्टोरा, बियाफो एंड बल्तुरा, चोकोलुग्मा, हिस्पर और के फॉर खार्दोपिन, एस फॉर सियाचिन। समझ आया। ये जो टोटल फार्मूला है आपका काराकोरम श्रेणी का है ना। काराकोरम श्रेणी का बी क्यूब चेक्स याद रखिएगा, चेक्स ई छोड़ करके बाकी सारा है, क्लियर है। तो ये आपका काराकोरम श्रेणी था। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग जो पिछला वाला काराकोरम को छोड़ करके अब अगला देखिए कश्मीर में। तो कश्मीर में 2 हैं आपका कश्मीर श्रेणी में। एक रीमू 40 किलोमीटर का लंबाई है,
एक पूर्णिमा जो है 27 किलोमीटर का लंबाई का एक ग्लेशियर्स हिमनद है। तो कौन कौन, एक ये दोनों है ना, और भी है लेकिन उसका हाइट कम है। और इसका रुंदुल का 19 किलोमीटर का है, और ये भी शायद कश्मीर और कुमाऊं के बीच पड़ता है। और उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री याद रखना है, इसका डिस्टेंस लेंथ कितना है 26 किलोमीटर का, और ये किधर पड़ता है, कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं श्रेणी में ये पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, जो 26 किलोमीटर का लेंथ है। फिर केदारनाथ है, केदारनाथ भी याद रखना, केदारनाथ भी क्या है, ग्लेशियर्स है, जो कुमाऊं में पड़ता है, 14 किलोमीटर का इसका लेंथ है। देखिए ये मत समझिए केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर है लेकिन कहाँ है, वो ग्लेशियर से ही है। ग्लेशियर के बाद, ग्लेशियर के ऊपर आप देखते हैं हमेशा बर्फ जमा रहता है। उसके बाद जेमू है नेपाल में, और फिर कंचनजंगा नेपाल में। जेमू और कंचनजंगा ऐसे याद रखिए, जेमू और कंचनजंगा, जे के कहाँ है, नेपाल, ठीक है। कौन कौन, जेमू और कंचनजंगा, जेमू और कंचनजंगा नेपाल में है। और मिलम, मिलम ग्लेशियर्स ये आपका यू उत्तराखंड में है, जो कि कुमाऊं श्रेणी में पड़ता है, 19 किलोमीटर का लंबाई है। यदि आपको याद रखना हो, कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा, और वो 16 किलोमीटर का ग्लेशियर, 16 किलोमीटर का हिमनद है उसका। देखिए कोई भी बर्फ, कोई भी पहाड़, ये सॉरी कोई भी पर्वत, यदि उसका हाइट बहुत ऊपर है तो समझ जाइए वो बर्फ उसके ऊपर क्या होगा, ग्लेशियर्स होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि 10 किलोमीटर के ऊपर, सॉरी 0 डिग्री जब से ऊपर जब जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बर्फ़ जमेगा। और बर्फ़ जमने के कारण क्या होता है कि ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े चट्टान टाइप का बन जाता है। यदि आप समझ जाइए कि कुछ जैसे बर्फ़ एक छोटा सा रखते हैं तो आप कैसे घर में जमाते तो गर्मी से पिघलता, उसी प्रकार वो बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, वो हमेशा 8,000 7,000 6,000 किलोमीटर के ऊपर ही रहता है। तो जो हिमालय श्रेणी 6,000 किलोमीटर से ऊपर ही रहता है, 6,000 मीटर के ऊपर रहता है, तो इसके कारण क्या, वो हमेशा बर्फ़ से ही ढका रहता है, हमेशा बर्फ़ ही रहता है। तो इसी कारण हिमनद जो है हमेशा बर्फ़ ही रहता है। और जो भी कंचनजंगा, जो भी पर्वत अगर बात करें तो पर्वत के ऊपर क्या है, एक ग्लेशियर्स है। समझ में आया। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। ग्लेशियर्स मुझे आपको लगता है समझ में आ गया होगा, और कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और उसका, अकॉर्डिंग टू ये NCERT है, हम NCERT अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।